करने की अपील कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो सियासी खबर है, सियासत से जुड़ी हुई है, जहां जाति को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। जाति वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला है तीखा हमला। जाति पूछने पर यह अपमान कैसा, बीजेपी सवाल कर रही है, क्योंकि इन दिनों बहुत बार राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई है। बीजेपी कह रही है अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, फिर आपत्ति किस बात की है। बीजेपी ये भी कह रही है कि जाति क्या पूछ ली, हंगामा करने लगे। राहुल पत्रकारों की जाति पूछते हैं, क्या तब वो गलत नहीं होता। बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ये भी कह रही है कि अधिकारियों और जजों की जाति आप पूछते हैं, तो फिर अगर आपकी जाति पूछ ली गई तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर जो समूचा विपक्ष है एक तरीके से एकजुट नजर आया। विपक्षी कई अलग अलग बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके जरिए इस पर जवाब भी दिया गया। संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक जाति को लेकर संग्राम की स्थिति छिड़ी हुई है। इस पर वाद विवाद आगे बढ़कर सामने आ रहा है। संसद के भीतर अनुराग ठाकुर का जो बयान है वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। साथ ही साथ बड़ी बात ये भी कि पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अनुराग ठाकुर के बयान को साझा करते हुए कहा है कि इस बयान को लोगों को सुनना चाहिए। विपक्ष इसको लेकर भी ऐतराज जता रहा है कि आखिर एक प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सदन के भीतर जब जाति को लेकर ये सब कुछ चल रहा था तो पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों साधे रखी, इस बात को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। लेकिन बीजेपी कह रही है पत्रकारों की जाति पूछते हैं राहुल गांधी, अधिकारियों और जजों की जाति पूछते हैं राहुल गांधी, तब गलत नहीं होता क्या। जाति के सवाल पर अब ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाभारत जो छिड़ी हुई है ये अभी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी ये कह रही है कि जाति क्या पूछ ली, आपत्ति इतनी ज्यादा हो गई। अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए गए बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ, जो कि अभी भी जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भड़काने का आरोप भी लगा दिया। इधर विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर जब लहराने लगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच को जरूर सुने, इसमें तथ्यों और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स्ड है। इसमें ये भाषण इंडिया ब्लॉक की गंदी राजनीति को उजागर करता है। मोदी के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन और बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी इसे करार दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि उनकी जाति का पता नहीं और वो जाति जनगणना की बात करते रहते हैं। अनुराग ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि अनुराग ने राहुल गांधी के लिए ऐसा कहा है। इसके बाद बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत जो है वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। बीजेपी कह रही है कि जाति क्या पूछ ली, हंगामा शुरू कर दिया गया, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि जाति की ये बात सदन के भीतर होती रही, फिर भी बावजूद इसके पीएम मोदी ने चुप्पी साध ली, जो बड़ा ही गलत है, असंवैधानिक है। इस पर पीएम मोदी को टोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की स्पीच को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि यंग और एनर्जेटिक मेरे जो कुलीग हैं उनके इस भाषण को आप जरूर सुनिए। इंडिया ब्लॉक की सियासत की सच्चाई को बयां करेगा ये बयान। तो जाति को लेकर ये जो हंगामा है ये लगातार बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि ये हंगामा, ये बहस अभी दूर तलक जाएगी। इसको लेकर बात हम करेंगे। आर.के. मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। भरत सिंह हैं, कांग्रेस के लीडर। मयंक शुक्ला जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश कुमार सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। चूंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं एक पत्रकार को सुनना जरूर चाहूंगी। योगेश कुमार सोनी जी, क्या आज की राजनीति में जाति जरूरत है? जो जाति राजनीति से जाति ही नहीं, इस पर जिक्र बार बार छिड़ता है। देखिए, समस्या क्या है कि अब जो दशक भर की राजनीति है इसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज संसद में जो बातें होती हैं उनका कितना महत्व है ये देश की जनता समझ लेती है, लेकिन क्या है कि जिस तरीके की बात सामने से आती है उसका उत्तर देना भी अनिवार्य बन जाता है।
देखिए, जब आप जातियों की बात स्वयं करते हैं, और ये आज की घटना नहीं है, अगर तमाम ऐसे पुराने वीडियोस आप देखेंगे जहां संसद में जाति को लेके कई बार वाद विवाद, प्रत्यक्ष और पक्ष विपक्ष का जो आमना सामना हुआ है, वो पहली घटना नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि आज चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, किसी भी रूप में सब चीजों को उस तरीके से सामने लाया जाता है जैसे सामने वाला ही सोचता है कि कोई इसमें समस्या नहीं है। देखिए, अनुराग ठाकुर ने जो बात कही, उसमें कहीं ऐसी बात कोई विपक्ष को ऐतराज करने की नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस बात को महसूस करे, क्योंकि अगर आपने देखा, इससे पहले भी एक 3.5 साल करीब पुराना वीडियो था, उसमें भी जब इस तरीके की बात हुई थी, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अपनी बात रख रहे हैं और आप जब जाति जनगणना करा रहे हैं, पहले कभी एक दौर होता था जब हम अखबारों में लिखते थे, अल्पसंख्यक शब्द का यूज करते थे या हम कोई और बात करते थे, आज वो खुलेआम मुसलमान लिखा जाता है, आज जातियों की जो चीजें हैं वो खुलेआम लिखी जाती है, इसमें कोई ऐतराज नहीं करता। अगर आपने देखा होगा कि अखबारों की जो शैली बदली है, तमाम अखबारों के लिए मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, तो आपने देखा होगा कि वो चीजें सामने ओपन लिखी जाती, क्योंकि उस वर्ग को भी ऐतराज नहीं होता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को ऐतराज करने की बजाय आप उसको तंजात्मक रूप लेने की बजाय उस बात को सकारात्मक भी ले सकते हैं। बात ये तो अच्छी एकदम बात ठीक है। है। देखिए, बात तो एकदम ठीक है। उस वीडियो मास की सच्चाई तो कम्युनिकेशन का जान। जब कोर्स मैंने किया था तो हमें कोर्स में भी ये बताया गया था कि आपको किसी जी धर्म का नाम नहीं लेना है। हाँ, धर्म विशेष या धर्म एक अलग समुदाय आप इसका जिक्र कर अल्पसंख्यक सकते या हैं, तमाम कुछ भी लिख अल्पसंख्यक सकते कह हैं। सकते हैं, तो लेकिन आप हिंदू, तो मुसलमान आप या सिख या ईसाई नहीं कह सकते। आर के मिश्रा जी, मुझे बताइए, बीजेपी को जाति जनगणना से आपत्ति है क्या, और अगर है तो इस पर राजनीति अलग तरीके से क्यों हो रही है? अगर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी लीडर जाति जनगणना कराने की बात करता है तो उल्टा आप जाति पूछ लेते हैं। अगर राहुल गांधी कल को घर की गृहिणियों के लिए या बच्चों के लिए कुछ कहेंगे तो आप फिर कह देंगे कि आपकी तो ना पत्नी है ना बच्चे हैं, आप इनके अधिकारों की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए रचना जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो कि ये बात उठी पहले कहां से। आज अगर बजट सत्र के ऊपर में बजट की बात अगर हो रही है संसद के अंदर में, तो बजट के ऊपर में आपका स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन आप उठा करके इस चीज को कहां लेकर के चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात अभी सोनी साहब ने कही है, जो कि जो राजनीतिक शैली है वो बिल्कुल बदल गई है। क्योंकि 4 जून के बाद जिस तरह से देश ने आंकड़े दिए, उसके बाद जो राजनीतिक शैली विपक्षी दलों का है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब एक चीज बताइए, हलवा सेरेमनी में हलवा बनाने वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी ये शब्द उठाने वाले सबसे पहले कौन थे? राहुल गांधी जी थे। क्या इस तरह की जो परंपरा है आज से तो है नहीं है, ये तो 70 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। तो जी रत्ना जी, शुरुआत किसने की इन सब चीजों की? हिंदू, ये मुस्लिम, शुरुआत करी राहुल जाति, गांधी धर्म? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल जाति को अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा हुआ है। आपको लगता है कि धर्म के राहुल आधार- गांधी ने किया? ठीक है, आपके इसी सवाल को मैं मयंक शुक्ला जी तक लेकर जाती हूं, क्योंकि अब जब जाति को लेकर अब ये घमासान मचा हुआ है तो अखिलेश यादव का इस पर रिएक्शन सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति की बात वो कर रहे हैं जो मेरे सरकारी बंगला खाली करने के बाद गंगा जल से उसे धुलवा रहे थे। ऐसा ही है ना मयंक जी? फिर जाति पर भेदभाव कौन करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है, उसका जो ताना बाना है, वो खुद ही द्वेषपूर्ण राजनीति पे है। उनका, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक एजेंडा रहता है कि कैसे हम जातीय द्वेष को बढ़ाएं, धार्मिक द्वेष को बढ़ाएं, क्योंकि भाजपा के लोग काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप बताइए, जब देश में पिछले 1 माह के अंदर दर्जन भर से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो गई हों, मुझे तो याद है पहले जब कोई रेल दुर्घटना होती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, मगर किस बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, कि वो उस पर बयान देने की बजाय इधर उधर की बात करते हैं। इस्तीफा देना तो दूर की बात है। तो जब इनकी राजनीति में ही जाति द्वेष घुसा हुआ है और धार्मिक द्वेष है, तो इनसे और किसी चीज की उम्मीद करना बेकार है। और जो मोदी जी के ट्वीट की बात हो रही है लगातार, वो जो ट्वीट करके अपने साथ वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भाषण सुने, असल में यही सारी बातों की जड़ है कि मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता है कि दूसरों को अपमानित करना। उनकी मानसिकता नरेंद्र मोदी जी की ये नहीं कि विकास कार्य पे देश को ले जाएं, कि कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। लोग बात करते हैं चंद्रयान की, चंद्रयान इसरो ने बनाया, इसरो कांग्रेस की सरकार में बना। एक भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नरेंद्र मोदी की सरकार में बना हो तो उस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जाति की। और गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे खामोश हैं। बजट सत्र पे आपने जानबूझ के इस तरीके का मुद्दा अनुराग ठाकुर ने उठाया ताकि डिबेट शुरू हो जाए। डिबेट
इन चीजों पे होनी चाहिए, उनसे कहीं ना कहीं मतलब अलग आप कह हटाने रहे का हैं काम मुद्दे से किया है। भटकाने की कोशिश यहाँ पर अनुराग ठाकुर की हुई है। भरत सिंह जी, एक बात बताइए, जाति का सवाल बार बार पूछा जाता है, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, अगर बीजेपी इसे ही मुद्दा उठाकर बार बार राहुल गांधी पर सवाल करती है तो राहुल गांधी इन सवालों का अंत क्यों नहीं करते? देखिए, पहले रत्ना जी, विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने संसद, पूरी भरी संसद में अपमानित किया, वो बहुत ही, मुझे लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं, और वह भाजपा के लोग की मानसिकता क्या हो गई है? ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक को इनकार किया था, जिन्होंने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज को महा समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर जी को लीजिए, महात्मा फूले जी को लीजिए, सावित्रीबाई फूले को लीजिए, लोक राजा साहू महाराज को ले लीजिए, चाहे विठल राम जी शिंदे जी को ले लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर जी को ले लीजिए, ऐसे महान पुरुषों का अगर अपमान किसी ने किया है तो यही लोग हैं जिन्होंने सामंतवादी के विचारधारा को बढ़ाया। और आज वो दिख रहा था, कल जो संसद में जिस तरह से उन्होंने कहा, वो इसी को प्रमाणित करता है। और उस पे देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जो कभी संसद में रोते हैं और कहते हैं कि मैं जो है किस जाति से आता हूं, मैं इस जाति से आता हूं, आज वो ट्वीट करते हैं इसको। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री इसको ट्वीट करता है और कहता है कि इसको सुनिए, इसको देखिए। मैं समझता हूं कि इस पे अनुराग ठाकुर को माफी मांगना चाहिए। हालांकि जो आज का युवा है ना, वो जाति धर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता, वो प्रोग्रेसिव सोच रखता है। अगर वाकई यहाँ विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की बात होती है तो ये जाति धर्म के चक्कर में अटक कर कभी नहीं होने वाला है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया है, वो जवाब मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए जिनकी हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। साथ ही वो कहती हैं राहुल गांधी का नाम सड़कों से लेकर देखिए, ये देश अपने बेटे और भाई पर किस तरीके से मोहब्बत लुटाता है। हालांकि राहुल गांधी अपने आप में सक्षम है, वो जिस तरीके से सदन में बोलते हैं, मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो आज का युवा, आज का देश देख रहा है। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, गंगा जल से सरकारी बंगला किसने धुलवाया? आम अमरूद से बेचने वालों का नाम, पूरा नाम, पहचान कौन जानना चाहता है? ये हम सब जानते हैं। ऐसे में ये प्रोग्रेसिव सोच कहाँ नजर आती है? ये जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों और कब तक देश देखने वाला है? ये रचना जी, आप भेदभाव की बात कर रही हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आप नए गृह में प्रवेश करते हैं वहां पर गंगाजल हो और निश्चित तौर पर उसका धुलवाया जाता है, नए पूजे पाठ किए जाते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है, जो कि यहाँ पर 140 करोड़ जनता, अगर कोई नए घर कन्नौज में मंदिर को धुलवाया था इन्होंने अखिलेश जी के जाने पे। कोई बात नहीं, आर.के. मिश्रा जी, मैंने आपकी बात मान ली। जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं, ये मेरे घर भी होता है कि आप पूजा पाठ, हवन यज्ञ करेंगे, गंगा जल से उस घर का शुद्धिकरण होता है, मान लिया, आपकी ये वाली बात ठीक है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, वहां बॉन्ड खरीदने वालों का नाम नहीं पूछा, लेकिन फल बेचने वालों का नाम आपको जानना है। नहीं, फल बेचने वालों का नाम अगर आप देखेंगे इस तरह से तौकीर रजा का आप अगर बयान सुनेंगे तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, जो कि अगर फल विक्रेता अगर कोई है, अपना नाम अगर स्पष्ट रूप से लिखना चाहता है, बिल्कुल लिखना भी चाहिए। इसमें कहां छुपाने की बात कहां पे है? हम लोग इसको कहीं ना कहीं, विपक्षी दल इसको धर्म से जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के राजनीति इस पे शुरू होती है। कौन जोड़ता है? देखिए रचना जी, आज मैं 10 सेकंड, ये किसने करवाया? देखिए मानसिकता क्या है, ये अभी मानसिकता की बात कर रहे थे ये लोग। मानसिकता क्या है? हलवा किसने बनाया? ओबीसी, दलित और आदिवासी, इसमें कोई नहीं था। अब बताइए, इस तरह का मानसिकता आप राजनीति या देश को कहां ले जाना चाहते हैं? योगेश कुमार जी से मैं इसका जवाब डाल लेती हूं। आर.के. मिश्रा जी, सच तो ये है कि शुरुआत इसकी आप ही लोगों ने की है और उस पर अब सियासत चारों तरफ देखने को मिल रही है। नेम प्लेट आप लगवाने की बात करते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम जात पात का नाम राजनीति से कभी जाता हुआ नजर नहीं आता। योगेश कुमार जी, 2047 तक विकसित भारत का सपना देखे बैठे हैं हम, क्या सपना ऐसे पूरा होगा, जाति और धर्म पूछकर या उस पर वाद विवाद होकर? देखिए,
आज भी जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो किसी राज्य में हमारी पहली जनगणना होती है कि 17% जाट है, 15% शूद्र है, 28% ब्राह्मण है। तो सबसे पहले तो वही नींव तोड़ दी जाती है हमारे देश की उस स्थिति को लेके, जब हम कोई नींव की हुंकार भर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपका प्रश्न है 2047 तक हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हम और पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो सोच है वो बहुत तक लोगों पे हावी हो रही थी। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में जो बेचारा मजदूर है, मध्यम वर्ग है, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका धर्म, उसकी जाति, उसका सिर्फ 2 पैसे कमाना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, और आप कितने भी चीजों का औरा बना लीजिए, लेकिन ये केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया है। अगर आप देखेंगे केवल राजनीति के बयानात में रह के तो सारी चीजें रह गई हैं। अगर आप सच्चाई धरातल पे जाएंगे, आज देश की स्थिति जो भी है उसको रिकवर करने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल कोरोना सही बात काल है। के बाद मयंक आज भी, शुक्ला जी, अगर राजनीति कोरोना से जाति कोरोना जाएगी काल के कब? बाद आज भी नहीं कर रहे। मयंक शुक्ला जी, राजनीति से जाति कब जाएगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की प्रदेश सरकार में जातीय देश बढ़ाने का काम किया है इन्होंने। और इनकी सरकार में 2 तरीके का काम होता है। एक तो जो इनके सामने इनके प्रवक्ता और नेता बयानबाजी करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम इसमें कोई मानसिकता हमारी गलत नहीं है। दूसरी तरफ इन्हीं की जो सोशल मीडिया टीम है वो इतना जहर फैलाती है। आप जब सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो भाजपा के समर्थक इतना द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, इतनी द्वेषपूर्ण ट्वीट करते हैं, और अगर आप कोई तर्कपूर्ण बात करते हैं तो गाली देने का काम करते हैं। वो तो हर तरफ से होते हैं मयंक जी, वो तो हर तरफ से होते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जातीय द्वेष और धार्मिक द्वेष आपको सिर्फ भाजपा ये की जो तरफ से द्वेष की मिलेगा बात सबसे हो रही है ज्यादा। ना, अभी ये जो द्वेष की बात हो रही है ना भरत सिंह जी, ये द्वेष जाता हुआ तो अभी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से नेम प्लेट की बात कहकर ये कहा गया था कि टकराव की स्थिति खत्म हो जाएगी, आए दिन कितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी, कांवड़ियों ने गाड़ी पलट दी। ये नेम प्लेट लगाकर भी विवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? और क्या इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का झटका मिला, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। आप किसी की जाति, किसी के नाम, किसी के धर्म पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तो खुद रोते हैं, खुद कहते हैं कि मैं कितना कमजोर हूं, मेरी जाति को देखिए। ये सभी बातें कुल मिलाकर देश को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है। आज का युवा ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मेरी खुद कई लोगों से बात होती रही है। इसीलिए आज के राजनेताओं को जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, ताकि हाँ वाकई हम लोग एक कदम आगे बढ़ सके, ना कि कई दशकों हम पीछे चले जाएं। आर.के. मिश्रा जी, भरत जी, मयंक जी, योगेश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।